दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ एक बार फिर चर्चा में हूं देश की राजनीति को लेकर। और देश की राजनीति में आपसे बात करने चला हूं वही जाति वाली राजनीति। और जाति वाली राजनीति के अंदर आज भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जब 3 राज्यों के अंदर चुनाव जीत लिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों का चुनाव जीतने के बाद भले ही कहा था कि देश में 4 जाति होती हैं, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति के रूप में और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपनी मिमिक्री होने के बाद राज्यसभा के अंदर कहा कि मैं जाट जाति से हूं, तो फिर एक बार जाति वाली राजनीति फिर से और तेज हो गई। और वैसे आपको बता दें कि भले ही कोई कितने ही दावे करे, भले ही कोई कितना ही अपने आप को जाति और धर्म विमुक्त समाज की कल्पना के नाम पर लेकर चलने की बात कहें, लेकिन भारत देश ऐसा है कि यहां खासकर चुनाव के समय तो जाति वाली राजनीति कहीं जाती ही नहीं। यानी कि जब जब चुनाव आता है तो जाति वाली राजनीति काफी ऊपर होकर हावी होकर चलती है। और आप मान लीजिए कि चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव था, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी जाति से आने वाला बता करके, यानी कि एक पिछड़े वर्ग का नेता बता करके अपने आप को शामिल करने की कोशिश की और अपने आप को जोड़ने की कोशिश की देश के पिछड़े वर्ग समाज से ओबीसी के साथ में। और मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जब जब भी कभी भाषण देते रहे और जब कभी मुद्दा ये हावी होता रहा तो प्रधानमंत्री खुद को अपने साथ जोड़ते रहे कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, इसलिए इस प्रकार की देश में बातें चलती रहीं। आज भले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 जाति हैं, किसान, युवा, गरीब और महिला, लेकिन इसके साथ साथ आप मान लीजिए कि जो जाति वाली राजनीति है वो कभी थमती है नहीं। और आज जब 2024 के चुनाव नजदीक आने के साथ साथ पूरे देश के अंदर जहां एनडीए और बीजेपी ने एक भगवाकरण का माहौल बना रखा है, राम मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यानी कि रामलला की जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर का उद्घाटन होना है, उसको लेकर जिस प्रकार का देश के अंदर उमंग और उत्साह का माहौल बनाया गया है, खासकर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तो उसकी काट करने के लिए इंडिया गठबंधन और विपक्ष के लोग भी अपने रोज कोई ना कोई नया पैतरा सोच रहे हैं। अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां अभी शामिल नहीं हैं, उन पार्टियों के नेताओं के तरफ से भी पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि जो नया इशारा कर रहे हैं। आप मान सकते हैं कि मायावती जी का जो बयान आया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन के लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए, कभी कुछ भी हो सकता है, राजनीति के अंदर एक दूरगामी संदेश दे गया। और बस तभी से चर्चा चल पड़ी कि क्या मायावती और बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। और आपके साथ इसी बात को लेकर चर्चा में हूं मैं कि क्या मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। और दूसरा सवाल यह है कि क्या मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार उम्मीदवार भी हो सकती हैं। क्या इंडिया गठबंधन मायावती जी को पीएम फेस भी बना सकता है। आगे बढ़ें तो इससे पहले आपको बताएं कि भारतीय राजनीति के अंदर जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है या बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, तब से आप बहुजन समाज पार्टी के दलित मतदाताओं पर प्रभाव वाले संकेत को नकार नहीं सकते। चाहे किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों और चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती रही है। अगर आप केवल छोड़ दें पिछला चुनाव जो हुआ, यानी कि जो पिछले 3 राज्यों में भी चुनाव हुए और उससे पहले जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके अंदर कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुप थी, शांत थी, मौन थी, चुनाव प्रचार भी नहीं किया। अगर उससे पहले का आप देखें तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराती रही है। और जब प्रचार नहीं किया, आप 3 राज्यों में जब चुनाव हाल ही में हुए, भले ही बहुजन समाज पार्टी को सीट तो 1 मिली हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो वोट परसेंट लिया वो 4% से ज्यादा था। इन तीनों राज्यों के अंदर जो वोट शेयर बीएसपी के पास गया वो 4% से ज्यादा का वोट शेयर गया। और जबकि दूसरी तरफ चुनाव गंभीरता से लड़ रहे थे, सक्रियता से लड़ रहे थे अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी, और दूसरी तरफ साथ चुनाव लड़ रहे थे
अरविंद केजरीवाल, दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव मैदान में थी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर आप दोनों के वोट शेयर को जोड़ लें तो दोनों मिलकर के भी 3 राज्यों में 1% वोट तक नहीं ले पाए। तो आप इसे मान लीजिए कि एक तरफ जहां बड़े सुप्रीमो नेता हैं जो अपनी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार करने के बावजूद भी दोनों मिलाकर भी 1% वोट नहीं ले पाए, लेकिन दूसरी तरफ जो मायावती जी के प्रत्याशी थे, बीएसपी के जो कैंडिडेट थे, अगर उनके पास कुछ था तो केवल हाथी का निशान था, केवल बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा था। इसके अलावा ना तो खुद मायावती जी और ना ही बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने गया था। और अगर उससे पहले चलें, जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, और उस विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो उस चुनाव के अंदर भी मायावती जी ने कोई खास चुनाव प्रचार नहीं किया था, कहीं खास सक्रियता दिखाई नहीं दी थी मायावती जी की। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने वोट लिया 12%। सीट तो भले ही एक आई, लेकिन मान लीजिए कि जो दलित मतदाता है वो खड़ा रहा मायावती जी की पार्टी के साथ में। और अगर जितना दलित मतदाता टूटा, जिन्होंने मायावती जी को वोट नहीं किया, जिन्होंने ये देख लिया कि मायावती जी शांत हो गई हैं, तो फिर वो मतदाता चला गया बहुजन समाज पार्टी से कट करके बीजेपी की तरफ। यानी कि ना वो कांग्रेस के पास गया, ना वो समाजवादी की पार्टी के पास गया, ना वो आम आदमी पार्टी के पास गया, ना ही किसी और पार्टी के पास गया। अगर जब उसने मुंह मोड़ा मायावती जी से तो दलितों ने मुंह मोड़कर रुख कर लिया बीजेपी का। और अगर कहीं अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है मायावती जी, और अगर कहीं अब इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के और फेस बना दिया जाता है उनको प्रधानमंत्री पद का, यानी कि देश की पहली दलित महिला के तौर पर उन्हें बतौर प्रधानमंत्री प्रत्याशी शो कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो आप उस स्थिति में मान लीजिए कि क्या हो सकता है। और यही टेंशन है आजकल एनडीए की, और खासकर मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा साहब की। उनकी टेंशन ये है कि जो पार्टी मौन होकर, चुप होकर के भी इतना बड़ा बदलाव कर सकती है, अगर उस पार्टी की नेता यानी कि बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी को बतौर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो फिर दलित मतदाताओं के अंदर तो आप मान लीजिए कि बाढ़ आ जाएगी। आप कुछ इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। हालांकि शामिल उसमें आरएलडी भी थी, लेकिन उस समय आरएलडी का प्रभाव काफी कम था। आज आरएलडी का प्रभाव पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन उस चुनाव के अंदर भी आप मान लीजिए कि जब दलित मतदाताओं को लगा कि बहन जी के पास ताकत बढ़ रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी बन गई बहुजन समाज पार्टी। 10 लोकसभा सीटें जीती गई, बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद बने। हालांकि अखिलेश यादव के तो वही 5 सांसद ही रहे, लेकिन दलित मतदाताओं ने पूरा साथ दे दिया। और अगर आप मान लें तो मायावती ने एक बार करिश्मा भी किया हुआ है। आप याद करें उस चुनाव को, जबकि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला देकर सुश्री मायावती चुनाव मैदान में थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और चुनाव मैदान के अंदर आप मान लीजिए कि काफी लंबे समय बाद सीधे यानी कि 2012 का जो चुनाव था, काफी लंबे समय बाद सिंगल मेजोरिटी उस पार्टी को मिली, बहुजन समाज पार्टी को। और सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला चलाया कि उस फॉर्मूले के अंदर ब्राह्मण भी फिट हो गए, उस फॉर्मूले में अग्रवाल भी फिट हो गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने बूते सत्ता में आ गई। लेकिन अगर अब कहीं ऐसा सोशल इंजीनियरिंग चलती है, कहीं अगर अब दलित महिला के रूप में मायावती को बतौर प्रधानमंत्री प्रत्याशी प्रोजेक्ट किया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उस हालात में आप समझ सकते हैं कि राजनीति कैसी हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि यही कारण है, यही टेंशन है बीजेपी सुप्रीमो की, भाजपा आला कमान की, मोदी शाह की, नड्डा साहब की, इन सबकी टेंशन ये है कि मायावती का अगला कदम क्या होगा। और आपको भी मैं बार बार जो कह रहा हूं, आप मान लीजिए कि अगर कहीं मायावती सक्रिय हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, तो वो मतदाता जिनको की सरकार की तरफ से राशन मिलता है और जो केवल राशन की गारंटी तक सीमित हो गए हैं, तो अगर उनको कहीं ये लगा कि राज्य के अंदर उनकी भागीदारी हो सकती है, तो फिर वो वापस वोटर मुड़ सकता है बीजेपी से उस गठबंधन की तरफ, चाहे वो बीएसपी की तरफ और चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मायावती एक टेंशन दे सकती हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार को?
आपको क्या लगता है कि अगर मायावती और बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन खासकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर और मजबूत हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या अगर मायावती को पहली दलित महिला प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है तो फिर क्या चुनावी जो माहौल चल रहा है उसके अंदर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।